आइए अब हम ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर को देखते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। यदि एक में ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे में क्या होगा, अपचयन होगा। अब इन दोनों में अंतर हम लोग कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। जैसे पहला हमारा उदाहरण है कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना। अगर किसी भी तत्व में या यौगिक में ऑक्सीकरण जुड़ती है तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि इसका विपरीत ऑक्सीजन का निकल जाना उसे हम लोग बोलते हैं अपचयन। HGO है, इसमें हम लोग जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि HGO में मरकरी का अपचयन हुआ है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकली है। हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना यह ऑक्सीकरण कहलाता है। जब भी हाइड्रोजन बाहर निकलेगी हम उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण। H2S है, ऑक्सीजन के साथ में जब हम लोगों ने उसका क्रिया करवाई तो वहाँ वो सल्फर में चेंज हो गया, सल्फर में बदल गया, यानी H2S में से हाइड्रोजन बाहर निकल गई और वो सल्फर में बदल गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि H2S का हमारे पास ऑक्सीकरण हुआ है। इसका विपरीत हाइड्रोजन का जुड़ जाना उसे हम लोग बोलते हैं अपचयन। जैसे असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का हाइड्रोजनीकरण, ये एक असंतृप्त यौगिक है हमारे पास में एथीन। जब हम लोग इसकी हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास एथेन बनती है। एथेन का बन जाना यह दर्शा रहा है कि हमारी जो असंतृप्त यौगिक था एथीन, उसका अपचयन हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन गैस वहाँ पर जुड़ गई है। इसी प्रकार जैसे हमारे पास ऑक्सीजन विद्युत ऋणी तत्व होता है, अगर ऑक्सीजन के अतिरिक्त कोई और विद्युत ऋणी तत्व है, अगर वो भी जुड़ता है तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण कहते हैं। मैग्नीशियम फ्लोरीन के साथ जो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, जब उसके साथ जुड़ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीकृत हो गया है। इसके विपरीत यदि कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व है जो बाहर निकलता है तो उसे हम लोग बोलेंगे अपचयन। जैसे फेरिक क्लोराइड में से क्लोरीन का बाहर निकल जाना, क्या हो गया, हमारे पास में अपचयन हो गया है, फेरिक क्लोराइड का अपचयन हुआ है। इसी प्रकार किसी विद्युत धनात्मक तत्व का बाहर निकल जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड, इसमें से पोटेशियम बाहर निकल गया है, इस पोटेशियम का बाहर निकल जाना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके विपरीत किसी विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ जाना अपचयन कहलाता है। जैसे मरकरी क्लोराइड है, उसकी अभिक्रिया हम लोग टिन क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं तो वो बदल गया है हमारे पास में Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड में बदल गया है। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है कि मरकरी का योग हो गया है। मरकरी क्या है, विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ जाना अपचयन कहलाता है। इसी प्रकार क्या होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रियाएं हैं वो दोनों हमेशा एक साथ होती हैं। अब ऑक्सीकरण और अपचयन में हम लोग अंतर इस उदाहरण की सहायता से अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अब कोई अभिक्रिया है, इसमें हमें पहचान करनी है कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। अभिक्रिया क्या है हमारे पास में, H2S है, क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, वो किस में बदल रहे हैं, HCl में और सल्फर में बदल रहे हैं। तब देखिए H2S था, वो हमारे पास किस में बदल गया, सल्फर में चेंज हो गया है। ऑक्सीकरण और अपचयन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें उन तत्वों को देखना है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा तत्व हमारे पास सल्फर और क्लोरीन है। तो हम लोगों ने देखा कि सल्फर हमारे पास में क्रियाकारक की तरफ में H2S के फॉर्म में प्रेजेंट था और जबकि उत्पाद की तरफ में वो सल्फर के रूप में प्रस्तुत है। इसका मतलब क्या हुआ कि H2S से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई और हाइड्रोजन गैस का बाहर निकल जाना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कि H2S का ऑक्सीकरण हुआ है। तो क्लोरीन का क्या हुआ है, फिर अपचयन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ होती हैं। यदि एक का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन होना निश्चित है। तो हम लोग क्लोरीन का अपचयन और H2S का ऑक्सीकरण हुआ ये बता सकते हैं इस अभिक्रिया के बारे में बड़ी ही आसानी से।
अब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के संदर्भ में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के संदर्भ में ऑक्सीकरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना। किसी भी तत्व से या परमाणु से या यौगिक से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना, उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। इसके विपरीत अपचयन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना। किसी भी तत्व या परमाणु या यौगिक में जब भी इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसे अपचयन कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया है, यह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। तो यहाँ हमारे पास में सोडियम का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और वो क्लोराइड आयन में परिवर्तित हो गया। इलेक्ट्रॉनों का जुड़ जाना क्या कहलाएगा? अपचयन। तो इस उदाहरण में क्या हुआ है? हमारे पास में सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है और क्लोरीन गैस का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। जिस प्रकार अभिक्रियाएं हमारे पास ऑक्सीकरण और अपचयन 2 भागों में विभाजित है, उसी प्रकार हम लोग अभिक्रमकों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ऑक्सीकारक अभिक्रमक तथा अपचायक अभिक्रमक। ऑक्सीकारक अभिक्रमक वह होता है जिसका स्वयं का अपचयन होता है लेकिन दूसरे का ऑक्सीकरण कर देता है, उसे ऑक्सीकारक अभिक्रमक कहते हैं। इसके विपरीत अपचायक अभिक्रमक जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है लेकिन वह दूसरे का अपचयन करता है, इसलिए उसे अपचायक अभिक्रमक कहा जाता है। ऑक्सीकरण संख्या। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी यौगिक में हम लोग किसी दिए गए तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को कैसे जान सकते हैं, कैसे हम लोग उसकी गणना कर सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। किसी यौगिक में किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या एक विशिष्ट आवेश होता है जो कुछ नियमों के समूह के अनुसार निर्धारित किया जाता है। एक सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म पूरी तरह से अधिक विद्युतीय तत्व से संबंधित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है हमारे पास, वो अधिक विद्युत ऋणी के पास में होता है और विद्युत धनी तत्व से थोड़ा दूर होता है। तो कुछ नियमों के आधार पर हम लोग ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या को जानने के लिए एक हमारे पास बहुत ही सरल सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है कि संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजकता कोश का अर्थ है सबसे बाहर वाला कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उसे हम लोग संयोजकता कोश कहते हैं। संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विद्युत ऋणात्मकता की अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको कुछ उदाहरणों की सहायता से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास प्रथम उदाहरण है हाइड्रोजन का, H2 का। हाइड्रोजन के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से ही बंध बनाया हुआ है, तो दोनों की विद्युत ऋणता में कोई भी अंतर नहीं है। कोई भी अंतर नहीं है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल बीचों बीच इनके रहेंगे। तो जब हम लोग एक में से एक को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 0। अगला उदाहरण जैसे H2O में हम तक देखेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना आता है। हाइड्रोजन के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एकल बंध बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों की अपेक्षा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होते हैं और हाइड्रोजन से दूर होते हैं। इसलिए हम लोगों ने 1 में से 0 को घटा दिया है। जब हम लोग 1 में से 0 को घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर आता है 1। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक हमारे पास यहाँ पर 1 है। अगला उदाहरण हमारे पास में BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास में 1। बेरिलियम और हाइड्रोजन इन दोनों को जब हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता बेरिलियम से अधिक होती है, इसलिए इस संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अधिक पास होंगे। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होने से हम लोग 1 में से 2 को घटाएंगे। जब हम लोग 1 में से 2 को घटाते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है -1।
अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 है। तो 3 उदाहरण हम लोगों ने देखे जहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक 0 भी है, धनात्मक भी है तथा ऋणात्मक भी है। एक यौगिक या आयन में ये याद रखना आसान नहीं है कि कौन सा तत्व दूसरे की तुलना में अधिक विद्युत धनी है या ऋणी है। इसलिए एक यौगिक या आयन में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को निर्धारित करने के लिए कुछ नियमों को तैयार किया गया है। उन नियमों के आधार पर हम लोग किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करते हैं। यदि किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु अणु या आयन में मौजूद हो तो उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का औसत होती है। जैसे हमारे पास इस एग्जाम्पल में क्या है, 2 सल्फर के परमाणु उपस्थित है। यदि हम लोग नियमों के आधार पर सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो वह औसत आएगी। दोनों सल्फर परमाणुओं की औसत ऑक्सीकरण संख्या होती है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे डाइक्रोमेट आयन है। डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम परमाणु है, उसकी औसत ऑक्सीकरण संख्या निकल करके हमारे पास में आती है।